हाँ नहीं बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय काशीराम साहब सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध सत्व, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दलितों, पिछड़ों, गरीबों और मुस्लिमों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले बामसेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज की इस ज्वाइनिंग बैठक में हमारे बीच में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद भाई साहब जी, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, डायनामिक लीडर, युवा दिनों की धड़कन श्री आकाश आनंद जी और दिल्ली और हरियाणा प्रदेश के प्रभारी CP सिंह जी, साथ ही आप सभी लोगों का भी स्वागत करता हूं। और आज ये हर्ष का विषय है कि आज तमाम नौजवान साथी जो विभिन्न जिलों से आए हुए हैं वो लोग आज माननीय बहन जी को 2022 में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए तन मन धन से लगने का काम करेंगे। और इसी काम के तहत आज इधर अमित कुमार राजवान जी, आप इधर आइए और अपनी जो बात है वो कहने का काम करें। धन्यवाद। अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपनी कुछ बातें रखूंगा। यहाँ उपस्थित माननीय रामजी गौतम जी, माननीय आकाश जी, माननीय आकाश भाई और माननीय CP सिंह जी, इनकी उपस्थिति में कुछ चीज़ें मैं जो है बोलना चाहूँगा यहाँ पर। बेसिकली जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होते समय तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती हैं, ठीक है, पर जब हम होश संभालते हैं तो हमें कुछ चीज़ें पता चलती हैं कि भाई हम किस देश में रह रहे हैं, किस तरह से हमारी परवरिश हो रही है और किस तरह का एटमॉस्फेयर देश के अंदर है, ठीक है। तो सेम मेरे साथ भी वैसे ही रहा है। लगभग जब एक मैच्योरिटी के एज में आते हैं तो कुछ चीज़ें मेरे साथ भी ऐसी हुई हैं, बट मैंने जो है जातिवाद ज़्यादा फेस किया है। जातिवाद की वजह से कुछ चीज़ें मेरे अंदर बहुत सारी दर्द के रूप में हैं और लोगों के दर्द को आसानी से महसूस कर पाता हूँ क्योंकि मैंने भी वो चीज़ें फेस की हैं। तो जब पढ़ना और समझना स्टार्ट करते अपने महापुरुषों को तो उनमें सबसे पहले बाबा साहब का नाम आता है, मान्यवर कांशीराम साहब का आता है, उनके बाद बहन कुमारी मायावती जी का आता है, ठीक है। चूँकि जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक चीज़ समझ आती है कि हम जो हैं अगर आज हम बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं या फिर अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं तो उसमें इन सब लोगों का बड़ा रोल है। और बहन कुमारी मायावती जी को मैंने हमेशा से ही अपना आदर्श माना है और उनके पद चिन्हों पे चलने की पूरी कोशिश करी है। हालांकि मैंने अभी तक जितने भी काम किए हैं, सामाजिक काम किए हैं, मैंने राजनीतिक काम नहीं किए हैं, राजनीति से दूर रहा हूँ। पर बाहर रहकर भी मैंने हमेशा से ही बहन जी को आदर्श मान के बसपा को सपोर्ट किया है, ठीक है, और हमेशा कोशिश की है कि बसपा को मजबूत करूं और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। बिकॉज जब हम बड़े होते हैं तो हमें समझ आना चाहिए कि क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग सिर्फ जानवरों की तरह ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं क्योंकि हम लोग इंसान हैं, तो हमें अलग तरह से सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा व्हाट इज़ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी और उनको जो है समझ के हमें काम करना पड़ेगा। तो अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए मैंने सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, उठा के उनको निर्वहन करना स्टार्ट कर दिया। समहाउ कुछ क्राइसिस रहे हैं लाइफ में, ठीक है। आप लोगों को विदित है कि मतलब पहले मैं जो है भीम आर्मी को मैंने इस्टेब्लिश किया है NCR में अपार्ट फ्रॉम दिल्ली, ठीक है।
और गौतम बुद्ध नगर मेरा गृह जनपद है, वहाँ पे मैंने इस्टेब्लिश किया, गाजियाबाद में, हापुड़ में, मेरठ में, बुलंदशहर में, ठीक है। तो एक मंडल पे मैंने काम करके बहुत मजबूती के साथ स्टैंड किया, पर वहाँ पे कुछ चीज़ें रही हैं। मैं शेखर से जब मिला था तो सहारनपुर जेल में मिला था, तो जब मैं उनसे मिला था तो मैंने एक बात बोली थी कि मैंने कहा 2-2.5 घंटे वहाँ मुलाकात हुई थी सहारनपुर, तो मैंने उनको बोला था कि मेरे अंदर ना दर्द है और उस दर्द को महसूस करता हूँ, वेल एजुकेटेड हूँ, तो मुझे लगता है कि हम लोग ना अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं, ठीक है। उसमें जब मेरी उनसे पहली कन्वर्सेशन हुई तो मैंने उनको बोला कि व्हाट इज़ योर एम, ठीक है। तो इस साइड के मतलब हम लोग बसपा को मजबूत करेंगे, सामाजिक काम करेंगे, और राजनीति में अगर हमें जाना होगा तो बसपा के अंदर ही राजनीति करेंगे। सो इस तरह बला बला कुछ बातें हुई, ठीक है। तो उसमें जब दूसरा मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि कभी भी बसपा के अगेंस्ट काम करोगे, बहन जी के अगेंस्ट काम करोगे, तो ही सेड नो। तो मैंने उनको बोला कि अगर आपने कभी भी उनके अगेंस्ट काम किया है, बसपा के अगेंस्ट काम किया, तो सबसे पहले आपके सामने खड़े होने वाला आदमी मैं ही हूँगा। और फ्रॉम द डे 1 से लेके आज तक अपनी कमिटमेंट है हमेशा पूरी की है, क्योंकि मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में कभी बसपा के अगेंस्ट काम नहीं किया है और ना ही मैं किसी को करने देता हूँ। पूरी तरह ईमानदार हूँ, पूरी तरह जिम्मेदार हूँ, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हर काम करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ भी बोल दूंगा, ऐसा नहीं है कुछ भी कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। रीज़न ये है कि जब हम अपने महापुरुषों को पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हमें क्या करना है। तो ऐसे नहीं है कि हम लोग मुँह उठाए और चल दिए, ठीक है, या भीड़ का हिस्सा बन गए, ऐसे नहीं है। तो हम लोगों को तैयार कर रहे हैं, इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें, ठीक है। और अगर बात करें बहन जी की, कि मुझे ऐसा लगता है कि आज के पूरे करंट सिनेरियो में पूरे भारत के अंदर बहन जी से बेस्ट नेता कोई हो ही नहीं है, कोई है ही नहीं, ठीक है, और हो भी नहीं सकता मुझे लगता है। क्योंकि अभी अगर आज हम करंट सिनेरियो की बात करते हैं तो बीजेपी जिस रास्ते पे चल रही है वो कहीं ना कहीं बहन जी की देन है, और हम लोगों के लिए तो बहुत कुछ किया बहन जी ने, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। और अगर बात करें राजनीति या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, तो बहन जी ने देश को ना एक नई दिशा दी है और हमारी आइकन भी है। और जब हम सारी चीज़ें समझते हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सही दिशा में अपने देश को, अपने समाज को, और जो हमारा जो कंट्री की जो यूथ पॉपुलेशन है उसको एक सही डायरेक्शन देके देश को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो आज मेरे लिए एक गौरव का क्षण है, ठीक है। मेरे बचपन का सपना भी था कि जब कभी मैं राजनीति करूंगा, मैंने इनफैक्ट अनाउंसमेंट की हुई है, लोगों को पता है, मैंने बोला था कि अगर मैं राजनीति करूंगा तो बसपा में करूंगा, नहीं तो इसके अलावा लाइफ टाइम कभी राजनीति नहीं करूंगा, हमेशा सामाजिक काम करूंगा। तो अपनी कमिटमेंट पे पूरी तरह आज भी कायम हूँ, और जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी तब तक मैं अपनी कमिटमेंट पे कायम रहूँगा और बहन जी के दिशा निर्देश अनुसार काम करता रहूँगा। हाँ, ये चीज़ें आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि मैं चूंकि सामाजिक रहा हूँ, राजनीतिक नहीं रहा हूँ, तो कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, तो आप लोगों से एक्सपेक्ट करूँगा, इवन जो भी लोग मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे भी एक्सपेक्ट करूँगा कि अगर कुछ गलती हो तो मेरे को एक राइट डायरेक्शन दें। इवन यहाँ पे जो बैठे हैं काफ़ी सारे सीनियर्स लोग हैं, इन्होंने राजनीति में अपने अपने योगदान दिए हैं और बड़े योगदान दिए हैं। तो अभी मेरा लर्निंग फेज़ है, इस लर्निंग फेज़ में बहुत सारी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मुझसे गलती ना हो, और अगर हो भी जाए तो मेरे को एक राइट डायरेक्शन दीजिएगा, ठीक है। और मेरी ये कमिटमेंट है आप लोगों के सामने कि मैं लाइफ टाइम जब तक जीवित रहूँगा किसी गलत रास्ते पे नहीं चलूँगा, और जो हमारे महापुरुषों ने रास्ता दिखाया उस पर खुद भी चलूँगा, और पूरी ईमानदारी के साथ सभी को चलाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स अ लॉट। हम जो भीम आर्मी से अलग हुए थे, हमने एक अलग संगठन बनाया, बिकॉज भीम आर्मी सही दिशा में काम नहीं कर रही थी। जैसे हमने फाइंड आउट किया हम अलग हुए, हमने अलग से संगठन बना के काम करना स्टार्ट कर दिया, और अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं भागे, और आज अपने संगठन के साथ हम लोग बसपा में पूरी तरह शामिल होकर काम करते हैं, ठीक है। एक बड़ी लिस्ट है, अगर मैं नाम लेने लगूँगा तो समय कम पड़ जाएगा, बिकॉज और भी काफ़ी सारे लोग हैं, ठीक है। तो एक बड़ी लिस्ट है, प्रेस नोट के थ्रू जो है आप लोगों के बीच में आ जाएगी। थैंक यू सो मच। थोड़ा आगे ठीक है, मुझे आगे से जुड़ोगी एक बार सर इधर, सर देखिए इधर, सर इधर
धन्यवाद राजवान जी कि आज आपने गलत रास्तों को छोड़कर, मैं गलत शब्द का इस्तेमाल इसलिए करता हूं कि महापुरुषों के संघर्ष और उनके बलिदान की वजह से आज बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है वोट बैंक के हिसाब से, जो इस देश में उन सभी दलितों, पिछड़ों, गरीबों और कमज़ोर वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है और उनके हक और अधिकार के लिए सड़क से लेकर के संसद तक लड़ने का काम करती है। और उस तरफ आप उस दूसरे ग्रुप को छोड़कर जो हमारे बहुजन समाज के लोगों को वोट को बांटने का काम करती है, उस ग्रुप को छोड़ करके आज आपने सही दिशा में आने का प्रयास किया और आपका जो प्रयास है सफल हुआ। और हमें पूरी आशा और विश्वास है कि आज से आप बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ में बहुजनों के सपनों को पूरा करने का और माननीय बहन जी को तन मन धन से मजबूती देने का काम करेंगे। और इसी क्रम में मैं शामली जिला से जो भीम आर्मी के फाउंडर मेंबर रहे हैं मनोज राजेश्वर जी, जिन्होंने आज पूरी अपने मन से बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि 2 शब्द आप इधर आने का काम करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। परम आदरणीय बुद्ध भगवान, इस देश के भाग्य विधाता, संविधान रचिता परम श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर और इस देश में बहुजनों की राजनीति को बुलंद करने वाले, बहुजनों की राजनीति के रचयिता परम श्रद्धेय मान्यवर काशीराम साहब, और आज वर्तमान में जो बुद्ध से चला और जिसको आज इस देश में मान्य बहन जी चला रही है, उस मूवमेंट को, बसपा को, राम जी गौतम जी, आकाश आनंद जी और सीपी सिंह जी, आनंद जी, आप सबका धन्यवाद कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। जब भीम आर्मी की शुरुआत हुई तब एक घटकोली कांड हुआ, उसके बाद हम लोगों ने इसे ज्वाइन किया। तब सब्बीरपुर का कोई नाम नहीं था और चंद ही लोग चंद्रशेखर को जानते थे। उसके बाद हमने शामली के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा निकाल करके 6 दिसंबर को बहुत बड़ा प्रोग्राम किया और पूरी शामली में संदेश गया कि भाई जितने युवा साथी है उनमें जागरूकता आई है। उसके बाद सब्बीरपुर के कांड के बाद हम लोग इतने सक्रिय हुए कि हर साथी, युवा साथी अपने अपने मन से हर गांव में, हर जगह भीम आर्मी बनाकर बैठ गया, लेकिन उद्देश्य किसी को नहीं पता था कि जाना कहाँ। एक ऐसी महिला जिसके समाज में लड़कियों को आज भी, जिसके साथ बच्चे की उंगली पकड़कर भेज देते हैं छोटे कि जाओ बाजार में जाओ, उस महिला का संघर्ष याद करिए, जिसने उस समय घर से निकलकर इस देश के अंदर उस विचारधारा को स्थापित किया, जिसका सपना ज्योतिबा फुले से लगाकर तमाम उन महापुरुषों ने देखा था कि हम इस देश की सत्ता पे कब्जित होना है। और ये सपना साकार किया मान्य बहन जी ने 2007 में बहुमत की सरकार बनाकर। हमने शुरू से ही कहा था कि भाई आप जिस दिन राजनीति में होंगे उस दिन हम आपका साथ छोड़ देंगे। आज वो राजनीति में है। राजनीति हमारा एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है बसपा। बसपा के अलावा न हमने कभी किसी को पसंद किया है न पसंद है। हमारे पुरखे बसपा में गए, हम भी आज बसपा में हैं। कोई लालच या इसकी वजह से नहीं, क्योंकि बसपा हमारे खून में है, इस वजह से हम लोग बसपा में हैं। और उसका कारण भी यही है कि आज हम यहाँ खड़े हैं। ये कारण भी यही है कि जब चोट लगती है तो माँ बाप की याद आती है, और बस बसपा ने हमें प्रदेश के अंदर, देश के अंदर वैसे ही संभाला है जैसे माँ बच्चों को संभालती है। उसी विचारधारा से प्रेरित होकर के आज मैं तमाम साथियों के साथ, शामली जिले के जितने लोग हम साथी जुड़े थे उन सब के साथ आज हम लोग, जब हमको राजनीति करनी है, हमको सारी चीज़ें चलानी है, तो क्यों ना उसी पेड़ को मजबूत किया जाए जो पेड़ महापुरुषों ने लगाया था। उसी पेड़ को क्यों ना सींचा जाए, उसी पेड़ को क्यों ना बढ़ाया जाए, जिसको उगाने के लिए, बढ़ाने के लिए हमारे संतों, महापुरुषों, गुरुओं और यहाँ तक कि आज हम तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी में हैं, हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानियाँ दी है।
उसी चीज़ से प्रेरित होकर हम आज सब लोग बसपा में विलय करते हैं और अध्यक्ष जी आपको आश्वस्त करते हैं कि आने वाला समय 2022 हम बसपा के लिए जी जान तन मन धन से हर वो काम करेंगे जिसके लिए प्रदेश में 5वीं बार बहन जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए। आप विश्वास रखिए, जब तक युवाओं के अंदर वो जज्बा है जो उनके पीढ़ियों से उनको मिला है, तब तक बसपा किसी की औकात नहीं है कि बसपा को इस देश के अंदर से खत्म कर दे। साथियों, आखिर में बस यही कहना चाहता हूं, जब तक जिंदा हो उसी खून को, उसी पेड़ को सींचना जिस पेड़ के छांव में तुम अब तक पले हो, बड़े हो, और आगे भी वही पेड़ तुमको छाया देगा और आप लोगों को डेवलप करेगा। ये आज युवा जितने बैठे हैं, जितनी जागरूकता है वो सिर्फ इस वजह से है कि आप 4 बार प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं। आज आपके अंदर इतना मनोबल है कि आप थाने में एसपी डीएम के सामने डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हो। ये ताकत उस 4 बार शासन में चली हुई, 4 बार जो शासन चला है उससे मिली है हम लोगों को। मैंने आज तक सामाजिक काम किया है, राजनीतिक काम मैंने आज तक कभी नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि लोग संगठन बनाते हैं, संगठन बनाने के बाद भीड़ इकट्ठा करते, भीड़ इकट्ठा करने के बाद उसको फिर बेचने का काम करते हैं। इससे अच्छा है कि ये चीज़ें ना कर करके जब आपको राजनीति ही करनी है और हमारे पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप अपना भविष्य वहाँ बनाओ, वहाँ आपका भविष्य है। दूसरी जगह आपको दरी बिछाने के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा आप लोगों के पास कुछ नहीं होता और आपको फिर यूज करके फेंक दिया जाता है। तो साथियों, ये प्लेटफॉर्म आपके महापुरुषों का है, आपकी विचारधारा का है और उस मिशन मूवमेंट का हिस्सा है जिसको हम सब लोग साकार करने का काम करें। हम लोग प्रदेशों में तो पहुंच ही गए हैं, लेकिन दिल्ली की गद्दी हम लोगों से अभी दूर है, उस गद्दी को हमें हासिल करना है। बस आज की मीटिंग में यही मैं कहना चाहता हूं कि जब तक हम लोग जीवित है, हम उस जीवित में ये देखना चाहते हैं कि हम दिल्ली की शासन पे कब जीत है। दिल्ली और हरियाणा प्रदेश के प्रभारी सीपी सिंह जी से मैं कहूँगा कि मनोज राजेश्वर जी को पट्टा बना करके पूर्ण रूप से इनको बीएसपी में बनाएं। धन्यवाद। साथियों, आज आप लोग विधिवत रूप से बहुजनों के मूवमेंट में, महापुरुषों के संघर्ष और बलिदान के मूवमेंट में अर्थात बहुजन समाज पार्टी के विधिवत रूप से आज मेंबर बन चुके हैं। और आपके सामने मैं थोड़ी सी बात रखना चाहता हूं। इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की जरूरत क्यों पड़ी? माननीय श्री कांशीराम साहब ने 1984 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी क्यों बनाई? आप सभी को ज्ञात है, बहुजन समाज पार्टी से पहले इस देश में कई पार्टियां थीं, कांग्रेस भी थी, संघ की थी और तमाम पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां थीं। लेकिन ये सारी पार्टियां बाबा साहब के संविधान को लागू नहीं कर रही थीं, बाबा साहब की विचारधारा को लागू नहीं कर रही थीं। और जब तक इस देश के अंदर बाबा साहब के संविधान को हम 100% लागू नहीं करेंगे तो इस देश में वंचित समाज के लोगों का, कमज़ोर वर्ग के लोगों का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का भला नहीं होने वाला। और इसी साजिश के तहत 1950 में जब देश आज़ाद, 1950 को जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हो गया, लेकिन लंबे अरसे तक संविधान की तमाम बातें इस देश में लागू नहीं की गई। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1951 में रिजाइन किया, क्योंकि आर्टिकल 340 में ओबीसी के वर्ग को इस देश में शिक्षा और नौकरियों का प्रावधान किया था। और बाबा साहब ने कहा, जब आप संविधान में लिखी बातों को आप लागू नहीं करोगे तो मेरा इस पद पे रहना नामुमकिन नहीं है। तो बाबा साहब ने रिजाइन कर दिया। लंबे अरसे तक हमारे बीच में लंबा गैप रहा
कि बहुजनों का संघर्ष कौन लड़ेगा, और सौभाग्य की बात है कि हम सब के बीच हमारे महापुरुष बहुजन नायक मानवर श्री कांशीराम साहब आए और उन्होंने बाबा साहब के बारे में पढ़ा, छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में पढ़ा, बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ा, PR रामास्वामी साहब के बारे में पढ़ा, महात्मा फूले के बारे में पढ़ा। उन सब को पढ़ने के बाद ये डिसाइड कर लिया कि मैं यार नौकरी नहीं करूँगा, कभी घर नहीं जाऊँगा, मैं इस देश में अपने बहुजनों के लिए बाबा साहब का जो सपना है कि आई वांट टू सी माई सोसाइटी इन ए हायर लेवल, ब्यूरोक्रेट्स या इस देश का शासक हमको बनाना है, इस ओर काम करना पड़ेगा। और ये बाबा साहब की बातों को पढ़ने के बाद उनको एहसास भी हुआ कि इस देश की जो पार्टियां हैं वो बाबा साहब के सपनों को नहीं पूरा करेंगी, और बाबा साहब को सपनों को पूरा करने के लिए और बहुजनों को इस देश में शासक बनाने के लिए मानवर श्री कांशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाई। और बहुजन समाज पार्टी जब बनी उसके सिद्धांत में लिखा गया कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में सामाजिक परिवर्तन लाएगी और इकोनॉमिक एमेंसिपेशन माने कि आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चलाएगी। और सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति की जो बात बाबा साहब की है, जो बाबा साहब ने इस बात को संविधान के प्रियम्बल में भी लिखा, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। जब हम न्याय की बात करते हैं तो बाबा साहब ने लिखा है कि हमें 3 तरह के न्याय चाहिए, एक तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। बाबा साहब ने हम सबको राजनीतिक न्याय दे दिया, 1 वोट 1 मैन 1 वैल्यू का सिद्धांत लागू करके बाबा साहब ने अपने जीते जी हमको राजनीतिक सिद्धांत दे दिया, राजनीतिक न्याय दिया। लेकिन आर्थिक और सामाजिक न्याय अभी भी बाकी। बाबा साहब के जाने के बाद 1950 में संविधान लागू होने के बाद भी आज 72 साल इस देश में हो गए, लेकिन आज भी सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन नहीं चलाया गया। अगर ये चलाया गया होता तो 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए साथियों, आज आप सभी लोग इस पवित्र मोमेंट में, इस मिशन में लगे हैं, जो इस देश के तमाम कमज़ोर वर्गों के, दलितों को, आदिवासियों को, वंचित समाज के लोगों को इस देश की मुख्य धारा में लाने का काम करेगी। और आप सभी आज पूरी ताकत के साथ में इधर आए हैं, तो मुझे पूरा आशा और विश्वास भी है कि अब हम 2022 में फिर से माननीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक कहावत भी होती है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है साथियों। तो आज हमारे साथ में पूरे नौजवान साथियों की पूरी टीम पूरे प्रदेश के अंदर, यही नहीं कि दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर आज नौजवान साथियों ने आज एक कसम खाई, बिला उठाया है कि बाबा साहब के सपनों को, मानवर श्री कांशीराम साहब के सपनों को, माननीय बहन जी को इस देश की गद्दी पे पहुंचाने का काम करेंगे 2024 में साथियों। और 2022 में उत्तर प्रदेश में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबको काम करना है, और एक काम बहुत आसान नहीं है, ये बहुत आसान काम नहीं है। इस देश की गद्दी पे पहुंचना ये आसान काम नहीं है। 2300 साल पहले इस देश में बहुजन समाज के सम्राट अशोक इस देश के शासक बने, और 2300 सालों तक आज तक इस देश में कोई भी बहुजन समाज का व्यक्ति इस देश का शासक नहीं बना। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि शासक बनना कितनी कठिन जंग है, और इस कठिन जंग को हम सभी लोग बाबा साहब की विचारधारा, फूले की विचारधारा, साहू की विचारधारा, माननीय बहन जी का त्याग और बलिदान और संघर्ष, उसको लेकर के ये सारी चीज़ें हमारी ताकत बनती हैं। और इसी ताकत के साथ आगे बढ़ करके हम सभी लोग अपने इस पवित्र मोमेंट को, मिशन को, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं चाहता हूँ आप सभी लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ और जय भीम बोलता हूँ। धन्यवाद।